लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, जस्ट आई विल टेक 5 minutes टू रिवाइज द थिंग्स दैट वी सॉ इन द लास्ट क्लास। ठीक है, तो देखिए क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था हाउ वी कैन क्रिएट दी क्लास। ठीक है, तो पाइथन में क्लास को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक क्लास कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्लास का कोई भी नेम दे सकते हैं, तो सपोज हमने इसका नेम दे दिया ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे ही आपने ये लिखा आफ्टर दैट यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां मान लीजिए अभी के लिए कुछ नहीं किया है तो हम लोग पास लिख देंगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर क्लास ए हम लोग कौन कौन से मेंबर लग सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर मीन्स हम लोग एट्रीब्यूट्स भी रख सकते हैं, ठीक है, मेथड्स भी रख सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड होते हैं। ठीक है, वो सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज जब आपने ये बनाया तो क्या हो गया होगा, जो आपका ग्लोबल नेम स्पेस है उसमें एक नेम कैपिटल ए आ गया होगा एंड इट इज रिफरिंग टू वन क्लास ऑब्जेक्ट। ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। इसके बाद क्या होगा कि सपोज मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। भाई ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि वी कैन कम्युनिकेट इन दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय द मीनिंग ऑफ बाय द मेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्या लाइन्स हमें लिखनी पड़ती है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्लास का नेम है, तो क्लास का नेम क्या है ए, पैरेंथेसिस लगाना होता है। तो ये राइट हैंड साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड आफ्टर दैट जो भी ऑब्जेक्ट बना उसकी वैल्यू हम किसी एक रेफरेंस वेरिएबल मान लीजिए A1 में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो देखिए यहां क्या होगा, इस लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं जो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिखी जो मैंने अभी लिखी है, तो पहले क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला कोड एग्जीक्यूट होता है असाइनमेंट के। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। ठीक है, तो क्लास है तो उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको हमने क्या बोला, इंस्टांस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो भी ये ऑब्जेक्ट बना है, जो भी ये ऑब्जेक्ट बना है, इसका जो भी रेफरेंस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना होगा तो किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो वो उसका रेफरेंस हमेशा पास होता है। तो हमेशा पास होता है, किसमें पास होता है, तो मतलब आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हम एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, ये नाम होता है, फिक्स नाम है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स है। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड। अब भाई स्पेशल मेथड है तो इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि सपोज मुझे क्लास ऑब्जेक्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स रखने हैं कि भाई ऑब्जेक्ट में मुझे नेम असाइन करना है, रोल नंबर असाइन करना है, कोई भी चीज, तो व्हाट वी कैन डू, वो सारी लाइन ऑफ कोड वी कैन राइट इनसाइड दी इनिट। तो अभी हमारे कोड में इनिट तो हमने रखा नहीं है, हमने डायरेक्टली पास लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका क्लास का पार्ट हमेशा होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, पास नहीं लिखेंगे। मान लीजिए हमें कुछ यहां कंस्ट्रक्टर रखना है, तो कंस्ट्रक्टर रखने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्टर रखने का जो कोड है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। तो अभी तक हमने क्या लिखा था, क्लास ए में पास। अब देखिए मैंने क्लास ए में क्या लिख दिया है, डेफ। ठीक है, इट इज ए स्पेशल मेथड। तो मेथड को या फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हमें डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या लिख देंगे, इनिट। ठीक है, इनिट लिख देंगे अंडरस्कोर। और ये याद रखिए इसमें एक पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है, हमेशा एक पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है। कन्वेंशन है कि हम सेल्फ बोले बट मैंडेटरी नहीं है। यहां हम XYZ भी लिख सकते हैं, कोई भी नेम। तो इसमें क्या होगा, जो भी पहला पैरामीटर है, ठीक है, जो भी पहला पैरामीटर है वो हमेशा इसका रेफरेंस होगा। तो जैसे ही हमने ये लाइन लिखी तो कंट्रोल कहां आता है, इनिट के अंदर। और जो ये सेल्फ होता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि हमने ये जो रेफरेंस है ये इसको दे दिया। अब मान लीजिए इस जो बॉक्स है, ग्रीन वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर मुझे इस ऑब्जेक्ट का कोई एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, मतलब नेम। मान लीजिए मुझे नेम एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, मैं चाह रहा हूं कि कोई नेम हो और उस नेम से यहां एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाए और सपोज नेम की वैल्यू हो जाए राम। तो देखिए उस समय मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय व्हाट आई विल डू, ध्यान से देख लीजिए, एक मैंने नेम पास कर दिया डबल कोट्स में राम। ठीक है, बट एक्चुअली में इंटरप्रेटर इसको कैसे लेगा, तो इंटरप्रेटर क्या लेगा, जो ये रेफरेंस है ये तो हमेशा पास करता है। तो इसने REF पास किया और क्या पास कर दिया, इसने जो भी नेम आपने पास किया
उसको पास कर देगा। हमेशा जब भी हम किसी इंस्टांस मेथड को कॉल करेंगे या कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, इंस्टांस मेथड की कॉलिंग वी विल सी लिटिल बिट लेटर, अभी अगर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग करेंगे तो आप ये समझ लीजिए हमेशा जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस एज ए फर्स्ट पैरामीटर जाता है। ठीक है, तो भाई ये जो पहला पैरामीटर गया है तो सेल्फ को मिल जाएगा या XYZ को मिल जाएगा, बट ये राम भी तो मुझे होल्ड करना है। तो इसलिए इस समय जो मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा क्लास में, उसमें कितने पैरामीटर पास करने होंगे? 2। ठीक है, तो एक मान लीजिए मैंने लिख दिया सेल्फ और दूसरा मैंने लिख दिया कुछ नेम या नेम 1, कोई भी लिख दीजिए नेम, इट्स जस्ट द सेम थिंग। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम 1। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम 1। तो अब देख लेते हैं भाई सेल्फ के अंदर क्या चीज आएगी। तो देखिए हमने एक्चुअली में क्या पास किया था? राम, बट इंटरप्रेटर ने क्या पास कर दिया? 2 पैरामीटर, एक रेफरेंस हो गया, एक राम हो गया। तो जो पहला पैरामीटर है रेफरेंस, वो किसको मिल जाएगा? सेल्फ को। तो मैं बोल सकता हूं कि सेल्फ अब इस लोकेशन पे रिफर करेगा, सेल्फ यहां रिफर करेगा। और जो दूसरा पैरामीटर है वो किसको मिल जाएगा? नेम को। अब उसके बाद जो इनिट के अंदर कोई फंक्शनलिटी है वो पिक्चर में आएगी। अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम यह बोलना चाह रहे हैं सेल्फ डॉट नेम। तो क्या सेल्फ जिस ब्लू ग्रीन वाले बॉक्स को रिफर कर रहा, वहां क्या नेम है? नेम एट्रीब्यूट है? नहीं है। तो क्या करेगा? एक ये नेम एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा। मैंने आपको बताया असाइनमेंट में उसी स्कोप में हमेशा क्रिएट करता है। तो नेम बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या कर देगा? वैल्यू विल बी इक्वल टू दी नेम 1। ठीक है, और नेम 1 हमने यहां से क्या पास किया था? राम पास किया था। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा राम। ठीक है, तो देखिए हमने क्लास के अंदर जो भी मुझे एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट क्रिएट करना था उसका कोड हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया और वो चल गया। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? एक जो जो ऑब्जेक्ट बना है उसका रेफरेंस इंटरप्रेटर हमेशा पास कर देता है एज ए फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो मैंने लाइन लिखी थी ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली, उसको मैंने असाइन किसको कर दिया है? उसको मैंने असाइन कर दिया है A1 वाले नेम को। तो अब क्या होगा? ये जो भी ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, ये जो भी ऑब्जेक्ट बना है ग्रीन वाला, इसका जो रेफरेंस है किसको मिल जाएगा? A1 को मिल जाएगा। तो देखिए ग्लोबल नेम स्पेस में हमारे पास अब कितने नेम्स आ जाएंगे? 2 नेम आ जाएंगे। वन विल बी दी कैपिटल A एंड सेकेंड विल बी दी स्मॉल A1। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्लास में हम लोग और मेथड्स किस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो इनिट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इनिट क्या होता है। ठीक है, इनिट इट इज ए स्पेशल मेथड, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। और ध्यान रखिएगा हम लोग इसको कॉल नहीं करते हैं। whenever we are creating the object of that particular class, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो बाकी सारे मेथड्स अगर मैं क्लास में रखूंगा तो उनको मुझे कॉल करना पड़ेगा, बट फॉर इनिट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब देखिए हम लोग क्लास में जो होता है, जो बाकी मेथड्स हैं वो किस टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, जो क्लास होता है उसमें बाकी मेथड किस टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो भी क्लास है, सपोज एक मैंने क्लास बना दी, क्लास नेम इज A। ठीक है, अगर मैं इसके स्कोप में बात करूं कि किस किस टाइप के मेथड हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, तो 1 2 3। एक हम लोग बोलेंगे कि हम लोग रख सकते हैं इंस्टांस मेथड। ठीक है, तो इंस्टांस मेथड मतलब कि हम जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका जो रेफरेंस होगा, हम लोग उस रेफरेंस से इस इंस्टांस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो जब आपने इसके रेफरेंस से, फॉर एग्जांपल रेफरेंस से मेरा यहाँ क्या मतलब है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सपोज अगर मैं इस क्लास को लूं, इस क्लास का अगर मैं फिगर बनाऊं, तो फिगर मैं यहाँ नीचे की साइड बना रहा हूं। तो अगर मैं बात बताऊं तो ग्लोबल नेम स्पेस में देखिए कैपिटल पॉइंट आ जाएगा, इट इज रेफरिंग टू दी क्लास ऑब्जेक्ट। एक ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा जिसके अंदर अभी 2 नेम्स होंगे, एक इनिट वाला नेम होगा, ये किसी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, और एक ट्रांसलेट होगा, ये किसी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। और इस क्लास के देखिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है, सो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इट विल बी प्रेजेंट इनटू दी ग्लोबल नेम स्पेस। पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये एक किसी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रेफर कर रहे होंगे, इंस्टांस ऑब्जेक्ट को। ये दोनों ही क्या है? इंस्टांस ऑब्जेक्ट है, इंस्टांस ऑब्जेक्ट इसको रेफर कर रहे होंगे। अब इसमें देखिए
अंदर इसके कोड जाएगा, इनिट के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तब ये क्लियर हो चुका आपको, यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 हो गया होगा, y इज इक्वल टू 10 हो गया होगा। दूसरे वाले अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो x विल बी इक्वल टू 25 एंड जो y होगा ये किसको रेफर कर रहा होगा, 50 को। तो देखिए ये फिगर है। तो इंस्टांस मेथड मतलब कि जो इस क्लास का इंस्टांस बना है, इंस्टांस कहाँ बना है भाई, इंस्टांस नीचे के दोनों बॉक्स हैं कि जो इनको हम इंस्टांस ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो इनको रेफरेंस कौन कर रहा है, इनको रेफरेंस कर रहे हैं पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो जो भी इंस्टांस मेथड होगा हम लोग उसे किससे कॉल करेंगे, जो भी उस ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस है। तो एज पर दिस एग्जांपल हम इंस्टांस मेथड को कॉल करेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 वाले नेम से, ठीक है। अब देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसको कैसे लिखते हैं। तो इंस्टांस मेथड के केस में हम लोग जो लिखेंगे इस तरीके से लिखते हैं, डेफ कोई मेथड का नाम लिख दीजिए, मान लीजिए m1, और एक पैरामीटर देना जरूरी है, सेल्फ दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वॉट एवर दी फर्स्ट पैरामीटर इज देयर, जो भी फर्स्ट पैरामीटर है ये इस क्लास, ये क्या हो जाएगा, ये इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने अपनी क्लास में, क्लास ए है और मैंने कोई इसमें इंस्टांस मेथड बना दिया m1, तो m1 इंस्टांस मेथड में जो भी पहला पैरामीटर होगा वो हमेशा क्या होगा, रेफरेंस टू दी करंट ऑब्जेक्ट। तो मतलब अगर मैंने मान लीजिए क्लास ए बनाई है और इसके दो ऑब्जेक्ट बना लीजिए, मान लीजिए मैंने बना दिया है a1 एंड a2, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक का रेफरेंस a1 के पास है, एक का रेफरेंस a2 के पास है। तो मुझे अगर m1 को कॉल करना है तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट a1 डॉट m1 ओनली, ठीक है। मैं सिर्फ कॉलिंग करते टाइम ये लिखूंगा। तो एक्चुअल में क्या करेगा, एक्चुअल में जो इंटरप्रेटर होगा उसमें जो भी a1 है उसको वो पास कर देगा, कि मींस हम लोग m1 को कॉल करना चाह रहे हैं और m1 को कॉल करते समय हम लोग पास क्या कर रहे हैं, जो भी इसका रेफरेंस है करंट ऑब्जेक्ट का। तो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके पास था भाई, a1 के पास था, तो a1 पास कर देंगे। तो इसीलिए जो भी फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमेशा क्या होगा, रेफरेंस टू दी करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया इंस्टांस मेथड के लिए। अब देखिए क्लास में दूसरा कौन सा मेथड होता है, दूसरा एक मेथड होता है क्लास मेथड, ठीक है। इनको जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए जानना है, बाकी क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे। क्लास मेथड, अब देखिए क्लास मेथड के केस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इन द केस ऑफ द इंस्टांस मेथड ये क्या कर रहा था, जो फर्स्ट पैरामीटर ले रहा था वो क्या ले रहा था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इन द सिमिलर वे जो क्लास मेथड होगा, मान लीजिए क्लास मेथड का नाम m2 है, तो इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या लेता है, नेम ऑफ द क्लास लेता है। तो नेम ऑफ द क्लास क्या है, यहाँ कैपिटल ए है, तो यहाँ आप कैपिटल ए पास कर दीजिए, कुछ भी नेम पास कर दीजिए, ABC पास कर दीजिए, ठीक है। बट जनरली जब आप कहीं देखेंगे तो कन्वेंशन है, हम लोग यहाँ पास क्या कर देते हैं, CLS नेम पास कर देते हैं, ठीक है। तो CLS मतलब, ये CLS किसको बता रहा है, CLS बता रहा है कि भाई आप ये जो करंट क्लास है इसका जो भी करंट क्लास ए होगी वो किसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रही होगी, तो हम उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो इन दी केस ऑफ द क्लास मेथड जो फर्स्ट पैरामीटर होगा दैट विल बी द रेफरेंस टू द करंट क्लास, वहां क्या होता था, रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। और यहां ध्यान रखिए, इसको लिखने के लिए जब हम लोग क्लास मेथड कोई बनाना चाहेंगे अपनी क्लास के अंदर, अभी मैं इसके अंदर की फंक्शनलिटी नहीं लिख रहा हूं, फंक्शनलिटी वी विल सी लिटिल बिट लेटर, ठीक है। बस मैं अभी डिफरेंस बता रहा हूं कि कैसे आप क्रिएट करेंगे। तो यहां हम लोग एक डेकोरेटर लगा देते हैं, उस डेकोरेटर का नाम होता है @क्लास मेथड, ठीक है। ये लगाना जरूरी है तभी उसे पता चलेगा, अगर आपने जरूरी नहीं लगाया तो भाई उसको कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टांस मेथड है या क्लास मेथड है। क्यों, क्योंकि देखिए इस वाले केस में मैंने आपको बताया था ऊपर की इंस्टांस वाले केस में जो भी पहला पैरामीटर है उसको वो क्या मान लेता है, उसको वो मान लेता है कि भाई ये तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस है। तो इसलिए यहाँ एक डेकोरेटर लगाना होता है और इंटरप्रेटर को बताना होता है यस m2 इज ए क्लास मेथड। तो क्लास मेथड है, अब जो भी फर्स्ट पैरामीटर आप पास करेंगे उसको वो क्या कंसीडर करेगा, इट विल ट्रीट एज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, या रेफरेंस टू द क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिस क्लास जिस भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा, ठीक है। तो एक केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, दूसरे केस में क्या है, क्लास का रेफरेंस। अब तीसरा क्या होता है, स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक मेथड देखिए क्या होता है, स्टैटिक मेथड में, अब स्टैटिक मेथड यूज क्यों करते हैं, तो स्टैटिक मेथड हम उस कोड के लिए कर सकते हैं जो विच इज नॉट रिलेटेड टू दी क्लास मेंबर्स और ऑब्जेक्ट मेंबर, ठीक है। मतलब कि ना मुझे ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है मान लीजिए एक्स वाई है या क्लास में कुछ नेम्स है, तो ना ही ऑब्जेक्ट के मेंबर से लेना देना है ना ही क्लास के मेंबर से लेना देना है। तो भाई पूछेंगे आप लोग रखते क्यों सर स्टैटिक मेथड, तो अब इस तरीके से समझ लीजिए क्लास मैंने बनाया बट इट इज नॉट हैविंग एनी यूजफुल फंक्शनलिटी विद द क्लास एज वेल एज माय ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई क्लास बनाई पॉइंट और इसमें मैं एडिशन करना चाह रहा हूं 2 नंबर का, ठीक है, या मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं, तो व्हाट आई विल डू, वो सारी फंक्शनलिटी मैं कहां लिख दूंगा, स्टैटिक मेथड के अंदर, जिसका क्लास के मेंबर से या ऑब्जेक्ट के मेंबर से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उस केस में देखिए अगर मुझे स्टैटिक मेथड लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, डेफ m3, मान लीजिए नेम ऑफ द स्टैटिक मेथड m3 है, तो यहां आपको याद रखना है यहां आप फ्री हैं, यहां पैरामीटर पास करिए ना पास करिए इट्स अप टू यू। इन दिस केस मान लीजिए मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए x, y, तो यहां जो x है ना ही ये क्लास का रेफरेंस है ना ही ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो इस केस में अगर मुझे m3 को कॉल करना होगा तो एक्सप्लिसिटली कॉलिंग करने के टाइम मुझे 2 पैरामीटर पास करने होंगे। ऊपर वाले केस में क्या होगा, कॉलिंग करते समय हमेशा एक पैरामीटर कम पास करना होगा। इंस्टांस मेथड के केस में इंस्टांस वाला जो रेफरेंस होगा ऑटोमेटिकली ऐड करके पास कर देगा, फॉर दी क्लास मेथड जो क्लास वाले का रेफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड करके पास कर देगा। बट m3 के लिए आपको 2 पैरामीटर, अगर m3 एक स्टैटिक मेथड है तो आपको 2 पैरामीटर पास करने होंगे। और जैसे हमने क्लास मेथड के लिए डेकोरेटर यूज किया था @क्लास मेथड, उसी तरह स्टैटिक मेथड के लिए भी हम लोग एक डेकोरेटर यूज करेंगे @स्टैटिक मेथड, ठीक है, @स्टैटिक मेथड, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो आप याद रखिएगा कि जो क्लास मेथड होता है उसमें एक पैरामीटर पास करना जरूरी होगा, वो क्या हो जाता है, क्लास का नेम या क्लास का रेफरेंस। इंस्टांस के केस में क्या होगा, जो पहला पैरामीटर है दैट इज द रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। इसलिए जब हम इनको कॉल करेंगे क्लास वाले को या इंस्टांस वाले को, तो कॉलिंग के टाइम पे एक पैरामीटर कम पास करेंगे, क्योंकि इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली वो जो रेफरेंस होता है वो ऐड करके कर देता है। बट स्टैटिक के केस में अगर 10 पैरामीटर आपने पास किए हैं तो उसको कॉल करने के लिए भी मुझे 10 पैरामीटर पास करने होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, तो अब देखिए हमने इसमें क्या किया है, ये लास्ट देखिए जो अभी फिगर बनाया था पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 का, तो देखिए फिगर ये क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर x और y आ गए होंगे। ये कैसे देखिए वेरीफाई हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप एक dir फंक्शन जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था उसको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें x और y आ गए किसके अंदर, पॉइंट 1 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। पॉइंट 2 वाले अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें भी देखिए x और y लास्ट में आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आता है कि भाई जो दूसरे मेथड्स है उनको कॉल कैसा करना है, कॉल कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ये एक अब दूसरा मेथड रख दिया है ट्रांसलेट, तो इसमें हमने क्या लिया है, सेल्फ और डेटा लिया है। तो सेल्फ हमेशा क्या हो जाएगा इस केस में, हमने देखिए इसको कॉल कैसे किया है, पॉइंट 1 डॉट ट्रांसलेट। तो पॉइंट 1 क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट बना है उसका रेफरेंस है, उसका नेम है, और देखिए हमने कॉलिंग करते समय कितने पैरामीटर पास किए हैं, एक ही पैरामीटर पास किए हैं। बट जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, एक पैरामीटर ऐड करके पास कर देगा, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए फिर से समझ लेते हैं। एक ये पॉइंट क्लास बनेगी, मैं बस जल्दी से बता रहा हूं क्योंकि ये 2-3 बार बताया जा चुका है। क्लास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसके अंदर 2 नेम आ जाएंगे, एक इनिट आ जाएगा, ये किसी मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, और एक नेम ट्रांसलेट आ गया होगा, ये भी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, पॉइंट 1 वाला एक रेफरेंस बनेगा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। तो यहाँ देखिए 2 पैरामीटर कॉल किए हैं, तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ इनिट के पास, और देख लीजिए इनिट में 3 पैरामीटर है तो इसका रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली पास होगा ही। तो उसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। इन दी सिमिलर वे पॉइंट 2 बनेगा, पॉइंट 2 ये किसको रेफर कर देगा, ये रेफर कर देगा x और y को, x विल बी इक्वल टू 25 एंड y विल बी इक्वल टू 50। अब भाई ये हो गया है, तो चलिए अब देख लेते हैं भाई प्रिंट क्या कर रहा है। तो देखिए अगर प्रिंट करने का मैंने पूछा है तो पॉइंट 1 डॉट एक्स इसने 5 कर दिया, पॉइंट 1 डॉट वाई क्या कर दिया 10, पॉइंट 2 डॉट एक्स, तो फिगर देखिए पॉइंट 2 है नेम स्पेस में, हाँ है, पॉइंट 2 डॉट एक्स मतलब उसके अंदर की वैल्यू क्या है 25, इसने 25 कर दिया, पॉइंट 2 डॉट वाई 50 कर दिया। अब देखिए ये हमने मेथड को कॉल किया, ध्यान से देखिएगा ये सेकंड लास्ट लाइन पॉइंट 1 डॉट ट्रांसलेट, और मैंने पैरामीटर कितना पास किया है, एक ही 50। बट देखिए जब आपने ट्रांसलेट को बनाया है तो 2 पैरामीटर पास किए, क्यों, क्योंकि हमने किसके रेफरेंस से कॉल किया है, पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 तो जाएगा ही, एज ए पैरामीटर हमने क्या लिखा है, ट्रांसलेट 50 लिखा है,
ट्रांसलेट 50 लिखा है कॉलिंग करते समय, बट एक्चुअली में क्या जाएगा, जो भी पॉइंट इस बॉक्स का रेफरेंस है, तो इस बॉक्स का रेफरेंस किसके पास है भाई, पॉइंट 1 के पास है, तो मैं बोलूंगा भाई पॉइंट 1 50 गए हैं, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 50, और ये जो सेल्फ है वो किस पे आ गया, यहाँ जहां पॉइंट 1 रेफर कर रहा यहाँ सेल्फ आ गया, क्योंकि हमने पॉइंट 1 से कॉल किया है। अब हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट एक्स, क्या सेल्फ के अंदर एक्स है, हाँ भाई एक्स है, इसकी वैल्यू अभी क्या है 5, अब उस 5 को मैंने इंक्रीज करके क्या कर दिया 5 + 50, तो अब क्या होगा, एक नया बॉक्स बन जाएगा जिसमें की वैल्यू होगी 55, और जो x होगा इसको रेफर करेगा। इन दी सिमिलर वे जो y होगा वो 10 से ऐड हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा, और y इसको रेफर करेगा, तो अब मैं 5 और 10 को हटा दे रहा हूं, तो क्या ट्रांसलेट कॉल करने से मेरे पॉइंट 2 के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुए नहीं भाई, पॉइंट 2 के ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं हुए, तो अब अगर मैं पॉइंट 1 डॉट एक्स एंड पॉइंट 1 डॉट वाई प्रिंट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 55 और 60। क्या ये चेंजेस पॉइंट 2 वाले ऑब्जेक्ट के भी अंदर हुए, बिल्कुल नहीं हुए, क्यों, क्योंकि इंस्टांस मेथड है, जब मैंने पॉइंट 1 से कॉल किया तो हम अभी उसी के स्कोप की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट 2 की वैल्यू अभी भी क्या है, आप देख सकते हैं एज पर दी फिगर क्या है 25 है, और यहां इसकी वैल्यू क्या है 50। तो इस तरीके से हम लोग इंस्टांस वाले मेथड को कॉलिंग करेंगे, और जब कॉलिंग करेंगे तो उससे चेंजेस किसके ऑब्जेक्ट में होगी, जिससे आपने कॉल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये जस्ट वो बताने का प्रयास कर रहा है कि उसका रेफरेंस हम लोग पास करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ये उस जो लाइन है उसको वेरीफाई कर रहा है। तो देखिए अब किस तरीके से करेंगे, तो अप्रोच इसकी देख लीजिए क्या करते हैं, तो जिससे आपको जो फ्यूचर प्रोग्राम हम लोग करेंगे वो भी क्लियर होंगे। तो ग्लोबल नेम स्पेस में जैसे ही आपने क्लास को डिक्लेयर किया है विद नेम कैपिटल ए, तो एक ये कैपिटल ए नाम की क्लास बन जाएगी, और ये क्या करेगा, ये एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, इट इज रेफरिंग टू दी क्लास ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बना के किया करिए, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा भाई 30 सेकंड में सॉल्व कर ले, आप बॉक्स बना के करें तो आप 1 मिनट ले रहे हैं, बट यस यू कैन टेक दी टाइम, इससे क्या होगा कि आपके एरर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, एक इनिट नेम होगा, एक्चुअल में क्या होगा अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, बट मैंने जैसे बना दिया उसका नाम थोड़ा बड़ा है लिखने के लिए, तो मैं बस समझाने के लिए आपको इनिट लिख दे रहा हूं, और ये एक मेथड ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अब इसके बाद जो इनिट है वो तो तब चलेगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डायरेक्टली हम कहा आ गए लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 में आ गए। तो लाइन नंबर 4 में आ गए तो देखिए क्या होगा, एक आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भी क्लास ए है तो इसका ऑब्जेक्ट, मतलब ये इंस्टांस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इंस्टांस ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और मैंने क्या पास किया है 50, तो आपने पास तो भले 50 किया है, बट एक इसका रेफरेंस जाएगा और 50 जाएगा, तो रेफरेंस देखिए किसको मिल जाएगा, सेल्फ को मिल जाएगा, तो मतलब सेल्फ अभी यहां है, और जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 50। अब ये लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनिट वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो कॉल हो गया और उसके अंदर की लाइन चली। अब ये बोल रहा है सेल्फ डॉट वैल्यू, क्या सेल्फ के अंदर कोई वैल्यू है, नहीं भाई सेल्फ के अंदर वैल्यू तो नहीं है, तो क्या करेगा असाइनमेंट में हमेशा वो नेम क्रिएट कर देगा, तो सेल्फ के अंदर एक इसने वैल्यू क्रिएट कर दी, और दैट इज इक्वल टू वैल्यू, तो भाई वैल्यू क्या है, वैल्यू 50 है, तो एक ये इंटीजर वाले बॉक्स को रिफर करने लगेगा जिसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो भाई मेरा ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला काम था, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है, कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, तो इनिशियलाइज मतलब जो भी उसके मेंबर है उसने इनिशियलाइज कर दिए। आफ्टर दैट क्या होगा, ये सेल्फ तो भाई हमने इनिट के अंदर लोकल बनाया था तो ये हट गया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया तो क्या होगा, इसका असाइनमेंट आपने किसको दे दिया, A1 वाले नेम को दे दिया, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, जब लाइन नंबर 4 खत्म हो गई है तो मेरे पास पिक्चर कुछ ऐसी होगी, हमारे पास ग्लोबल नेम स्पेस में 2 नेम आ चुके होंगे, कैपिटल ए क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा एंड A1 रिफर करेगा एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट को। अब देखिए लाइन नंबर 5 में हम क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं A2 इज इक्वल टू A1, हमने ये नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए, जिन्होंने शायद 50 दिया हो तो आई थिंक हमने ये नहीं लिखा है कि A2 इज इक्वल टू ए और सम वैल्यू 10 या कुछ भी, हमने ये नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है A2 इज इक्वल टू A1। अगर हम ये लिखते तो हम क्या कर रहे होते, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते, बट ये तो लिखा नहीं है, हमने क्या किया A2 इज इक्वल टू A1, तो भाई ये तो सिंपल सा असाइनमेंट है, तो A2 इज इक्वल टू A1 का मतलब है कि जहां A1 रिफर कर रहा है वहां A2 भी रिफर करने लगेगा। तो जब ये लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गई है तो पिक्चर ये बन गया है। अब आफ्टर दैट हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100, तो हमने पहले देखा कि भाई A1 हमने कॉल कहां से किया है, ग्लोबल नेम स्पेस से, तो क्या इसमें A1 है, हाँ A1 है, A1 के अंदर वैल्यू है, तो A1 डॉट वैल्यू अभी तक क्या है 50, हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया 100,
तो मैं 100 यहीं कर दे रहा हूं, या चलिए मैं बना दे रहा हूं, एक नया बॉक्स बनेगा और अब ये किसको रेफर करने लगेगा, ये जो वैल्यू है ये 100 वाले को रेफर करने लगेगी। अब इसके बाद देखिए हमने क्या बोला है कि हम लोगों ने क्या कॉल किया लाइन नंबर लास्ट में 7 में, A1 डॉट वैल्यू। तो A1 के अंदर जो वैल्यू और A2 के अंदर वैल्यू हो तो भाई एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो A1 डॉट वैल्यू भी क्या आ जाएगी, देखिए एज पर दी फिगर 100, और A2 डॉट वैल्यू भी क्या आ जाएगी 100। ओके, तो देख लेते हैं, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगेन सेम, तो ये मैं ग्लोबल स्कोप की बात कर रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट इन दी ग्लोबल नेम स्पेस। तो क्या होगा, सबसे पहले एक नेम सेल्फ आ जाएगा, सेल्फ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, इट इज रेफरिंग टू दी क्लास ऑब्जेक्ट, इट इज रेफरिंग टू दी क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होंगे, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी भाई, एक इनिट होगा, ठीक है, विच इज रेफरिंग टू द मेथड ऑब्जेक्ट। एक सेट नम होगा, सेट नम, ये भी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। और एक होगा क्या, गेट नम। सो गेट नम इज ऑल्सो रेफरिंग टू अनदर मेथड ऑब्जेक्ट। तो तीन इसमें जो मेथड हैं उनके नेम्स इसके नेम स्पेस में होंगे। ये सब चलेंगे कब, जब हम इनको कॉल करेंगे। इनिट जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कॉल हो जाएगा, बाकी सेट नम और गेट नम को हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली देखिए हम कहा जाएंगे, लाइन नंबर 11 पे। तो लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने क्या किया है भाई, सेल्फ का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो बिल्कुल सही, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो पैरामीटर हमने 10 पास किया है, बट इंटरप्रेटर सेंड क्या करेगा, इसका रेफरेंस कॉमा सेंड। तो जो रेफरेंस है वो किसको मिल जाएगा, सेल्फ को मिल जाएगा, इस वाले सेल्फ को मिलेगा, ठीक है, जो रेफरेंस है। अभी देखिएगा सेल्फ डॉट सेल्फ, मतलब सेल्फ अभी यहां है, और नम नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इसने देखा जो सेल्फ डॉट सेल्फ है, क्या सेल्फ के अंदर सेल्फ नाम का कोई नेम है, नहीं भाई कोई नेम नहीं है। तो व्हाट इट विल डू, ये इसके स्कोप में एक सेल्फ क्रिएट कर देगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर कर देगा, नम के बराबर कर देगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम, तो नम की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं 10 है। तो उसने ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट बन गया तो राइट हैंड साइड वाला पूरा एग्जीक्यूट हो गया कोड। और इसको देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिएगा, हमने इसको असाइन कहाँ किया है, इसी नेम स्कोप में कर दिया है, मतलब ग्लोबल वाले में। तो ये ग्लोबल वाले में क्योंकि सेल्फ ऑलरेडी था तो ये नया क्रिएट नहीं करेगा, ये सिंपली क्या कर देगा कि मतलब अब आपने ये जो ऑब्जेक्ट बना था, मतलब ये जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब ये जो सेल्फ वाला नेम है वो इसी को रिफर करने लगेगा। हाँ, अगर हमने दूसरा नाम कुछ दिया होता तब ये जो पहला सेल्फ था ये क्लास ऑब्जेक्ट को करता, और जो नया नेम आपने दिया है वो इस ऑब्जेक्ट वाले को कर देता। बट हमने नया नाम तो दिया नहीं था, हमने वही नेम यूज कर लिया। तो अगर एक नेम स्पेस में कोई नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आपने उसका कोई मॉडिफिकेशन किया है, कोई नई बाइंडिंग करी है, तो हमेशा वही वाला रेफरेंस अपडेट हो जाएगा। ओके, हाँ, अगर नया नेम होता, मान लीजिए सेल्फ की जगह एस होता, सेल्फ 1 होता, तो एक नया नेम आ जाता, बट हमने वही नेम यूज किया है, तो चलिए वही नेम यूज कर लिया, तो ये वाली वैल्यू अपडेट हो गई। अब देखिए हमने यहाँ क्या कॉल किया है लाइन नंबर 12 में, सेल्फ डॉट गेट नम। तो भाई सेल्फ अब किसको रिफर कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, इंस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या सेल्फ के अंदर गेट नम है, भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर पिंक वाले के अंदर आपको गेट नम दिखने को मिल रहा है कोई मेथड, जल्दी बताइए। ये फिगर बना हुआ है, मैंने किया है सेल्फ डॉट गेट नम, तो क्या सेल्फ के अंदर कोई गेट नम नाम का मेथड है, हाँ नहीं। देखिए भाई फिगर बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, गेट नम तो ऊपर क्लास के पास है, ऑब्जेक्ट के पास तो देखने में मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए इन दिस केस क्या होगा, एक रूल लगेगा, दैट रूल इज नोन एज ICPO, ठीक है, ICPO। ICPO क्या होता है कि जब भी हम किसी मेंबर को, ठीक है, वो चाहे वेरिएबल का नाम हो चाहे मेथड का नाम हो, अगर हम उसे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करते हैं, देखिए अभी सेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कभी भी हम कॉल करते हैं तो ये ऑर्डर चलता है। क्या ऑर्डर चलता है, सबसे पहले वो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में देखेगा वो मेथड है या नहीं, वो वेरिएबल है या नहीं। अगर वो मेथड वेरिएबल या वो एट्रीब्यूट नहीं है तो किस में देखेगा, क्लास ऑब्जेक्ट में देखेगा। अगर क्लास में भी नहीं मिला तो किस में देखेगा, अगर उस क्लास की कोई पेरेंट क्लास है,
ठीक है, तो उसमें देखेगा। और अगर पेरेंट क्लास में भी नहीं मिला तो लास्ट में किसके पास देखेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के पास में देखेगा। ये देखिए उसी तरह का रूल है LEGB टाइप। LEGB क्या होता है, लोकल, इंक्लूजिंग, ग्लोबल एंड बिल्ट इन, ठीक है। बट ये वाला रूल कब लगता था, जब हम किसी मेंबर को डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज VAR, मतलब किसी को डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दी डॉट ऑपरेटर। और जब हम डॉट ऑपरेटर यूज करने को एक्सेस कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस कौन सा ऑर्डर लगता है, ICPO, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखिए, ओ मतलब जो भी पाइथन में क्लास है, जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, उन सबकी एक पेरेंट क्लास है जो कि नाम है उसका ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो जैसे इंट क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग की एक क्लास है, str क्लास है, फ्लोट क्लास है, ठीक है, या क्लास नाम की भी एक क्लास है, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस हैं सबकी जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास है। तो अगर किसी हायरार्की में किसी भी पेरेंट क्लास के पास नहीं मिला तो ये कहां चला जाता है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास। तो फॉर दी टाइम बीइंग अभी के लिए आपको क्या देखना है, अभी के लिए हमें देखना है कि अगर मेथड इंस्टेंस वाले बॉक्स में नहीं मिला तो हम इंस्टेंस से कहां चले जाएंगे, क्लास के पास चले जाएंगे। और क्लास से पेरेंट में जो जाना है ये हम तब देखेंगे व्हेन वी विल रीड दी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास बनेगी, उसकी चाइल्ड बनेगी, उसकी चाइल्ड बनेगी, तो वो पिक्चर पेरेंट क्लास में जाने वाला वहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए आप याद रखिए कि जैसे ही लाइन नंबर 13, लाइन नंबर जो ये है 12, ये जब पिक्चर में आई तो सेल्फ डॉट गेट नम, तो क्या सेल्फ के स्कोप में गेट नम है, नहीं है, तो वो कहां चला जाएगा, क्लास के पास चला जाएगा। और देखिएगा क्या क्लास में गेट नम है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, और क्लास में नहीं मिला है तो वो एरर दे देगा कि वो वाला जो एट्रीब्यूट है वो उसे नहीं मिल रहा, या वो मेथड हमारे स्कोप में नहीं है, कैन नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मेथड। बट इस केस में क्या हुआ, हमने गेट नम देखा तो गेट नम ऊपर वाले स्कोप में मिल गया, हाँ भाई बिल्कुल मिल गया। तो अभी क्या करेगा, सेल्फ डॉट गेट नम, तो सेल्फ डॉट गेट नम मतलब इसका रेफरेंस तो जाना ही है। अब गेट नम देख लेते हैं क्या कर रहा है, तो गेट नम के पास सेल्फ है, वो सेल्फ क्या होगा, यहां आ जाएगा, ये जो करंट जो पिंक वाला बॉक्स है इसका रेफरेंस। अब देखिए सेल्फ यहां आ गया, अब इसने रिटर्न क्या किया है, सेल्फ डॉट सेल्फ। तो सेल्फ डॉट सेल्फ मतलब सेल्फ के जो अंदर जो सेल्फ है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये लाइन हमारा आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, 10। इन दी सिमिलर वे हमने लाइन नंबर 13 में कॉल किया सेल्फ डॉट सेट नम। अब फिर से वो देखेगा क्या जो सेल्फ है ग्लोबल स्कोप में उसके अंदर सेट नम है, नहीं भाई सेट नम नहीं है। फिर से ICPO रूल लग जाएगा कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में अगर नहीं है तो वो किसके पास देखेगा, क्लास के पास देखेगा। क्या क्लास में सेट नम है। ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक तो सेल्फ, सेल्फ मतलब इसी बॉक्स का रेफरेंस हो जाएगा, तो सेल्फ यहां आ गया, और नम की वैल्यू क्या है जो हमने पास कर दी, विच इज इक्वल टू 20। अब हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट सेल्फ को 20 के बराबर कर दिया है, तो सेल्फ के अंदर जो सेल्फ था तो वो अब अपडेट होके किसको रिफर करने लगेगा, 20 को करने लगेगा। तो एक नया बॉक्स बनेगा और जो अब सेल्फ होगा ये इसको रिफर करने लगेगा। तो अब ये वाली जो बाइंडिंग है ये हट जाएगी, ठीक है। तो जब ये वाली बाइंडिंग हट गई, ये वाली जो बाइंडिंग थी वो हट गई, ओके। तो देखिए अब अगर हम प्रिंट कराएंगे सेल्फ डॉट गेट नम, तो सेल्फ के अंदर गेट नम नहीं है, फिर पेरेंट के पास जाएगा, और जब पेरेंट के पास गया तो उसने देखा जो अब सेल्फ है, सेल्फ डॉट सेल्फ जो रिटर्न कर रहा है उसमें वैल्यू क्या है, 20 है, तो ये लाइन क्या प्रिंट कर देगी, 20, ठीक है। तो इसमें आपको ICPO रूल याद रखना है कि जब भी किसी मेंबर को हम डॉट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो करंट ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो अगली बार वो कहां सर्च करता है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट में, मतलब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो वो अपने क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वहां देखेगा, फिर उसके पेरेंट क्लास में जाएगा, तो पेरेंट क्लास वाला हम कब देखेंगे, इनहेरिटेंस में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, ठीक है। और हर तरह का सिंटेक्स देखिए, ठीक है, कि क्या ये कहने का प्रयास कर रहा है ये कोड। तो उसमें पूछा है भाई ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा भाई, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, लाइन बाय लाइन देखना स्टार्ट करेगा। तो हमने कहा आ गए, लाइन नंबर 1 में आ गए, तो लाइन नंबर 1 में इसमें एक फंक्शन की डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। हाँ तो पहली बात ऐसा देख लीजिए, ऐसा हो सकता है हम फंक्शन के अंदर क्लास रख सकते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, पाइथन के सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होगा, एक ये FUN नेम आ चुका है, और ये किसको रिफर कर रहा होगा, ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, ठीक है, फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक कैपिटल A नेम होगा जो कि किसको रिफर कर रहा होगा,
एक क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, क्लास ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर एक इनिट होगा जो कि तब चलेगा जब हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इनिट हमेशा किसको किसको रेफर करता है, एक मेथड ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब देखिए फंक्शन fun बना, इसके बाद जो सारी लाइनें हैं, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, ये तो फंक्शन के अंदर की लाइन है। तो डायरेक्टली हम कहा आ जाएंगे, लाइन नंबर 6 में हम देखेंगे क्या भाई फंक्शन कॉल हुआ है, कॉल हुआ है तभी तो उसके अंदर वाली लाइंस चलेंगी। ठीक है, ये क्लास ए भी तभी बनेगा जब फंक्शन कॉल होगा। अभी मैंने बना दिया, बट एक्चुअल में जब कॉलिंग होगी और ये लाइन नंबर 2 में आएगा तब बनेगा, बट फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, तो फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ए आएगा, बट बना कब होगा, जब फंक्शन की कॉलिंग हुई होगी। तो चलिए हम लाइन नंबर 6 पे आ गए। अब 6 पे आ गए तो ध्यान से देखिए, यार ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि fun को कॉल कर रहा, डॉट वेयर लगा दे रहा। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने fun मतलब जो फंक्शन था उसको कॉल किया है। ठीक है, तो fun नेम मिल गया नेम स्पेस में, यस ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तो अब इस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 2 आया, 2 पे इसने ए का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो हमने पहले से बना दिया था, तो बन गया ए नेम आ गया इसके नेम स्पेस में। ये एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा जिसके के अंदर इनिट होगा। ठीक है, अब इनिट चलेगा कब, इनिट तब चलेगा भाई जब हम इसको कॉल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 5 पे आ गए। लाइन नंबर 5 क्या है, फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट है। तो अगर मैं लाइन नंबर 5 को एक बार दोबारा से यहां नीचे लिखूं, ये रिटर्न कर रहा A40। यार तो ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ये ए तो क्लास है, ये रिटर्न ए के अंदर ब्रैकेट लगा के 40 क्या कर रहा है, आई डोंट क्लियर, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो देखिए मैं क्या कहूंगा यार, जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस चीजें आया करें तो क्या कर लीजिए, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करके समझने का प्रयास करिए। ठीक है, वो देखिए क्या है कि पहले तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि A40 है, इसका जो भी रेफरेंस है मैंने मान लीजिए A1 में होल्ड कर लिया, और मैंने क्या उसके बाद रिटर्न करा दिया A1। ठीक है, क्यों मैंने इसको ब्रेक किया है, क्योंकि भाई मुझे ये लाइन पता है कि ये लाइन क्या है, राइट हैंड साइड से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किस क्लास का, ए क्लास का, उसका रेफरेंस हम किस में दे रहे हैं, ए में, और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया है A1। तो क्या इस जो लाइन नंबर 5 है जो रिटर्न A40 लिखा है, तो ये क्या मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं या नहीं? तो भाई बिल्कुल ये सेम है कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, हाँ, बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उसका कोई रेफरेंस होल्ड नहीं किया, डायरेक्टली उस बॉक्स को रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न करा दिया तो कहां चला जाएगा, कॉलर के पास। कॉलर कौन था, ये वाली लाइन थी लाइन नंबर 6, मतलब ये यहां आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या यहां करने का प्रयास किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट बना रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, क्लास ए का जो A40 लिखा है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, A40। तो A40 का मतलब है कि हमने क्लास ए का एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट बनाया होगा। ठीक है, तो क्लास ए का एक क्या बन गया, ये इंस्टांस वाले का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टांस ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब इंस्टांस ऑब्जेक्ट बन गया तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या कॉल होता है। तो क्या क्लास ए में कंस्ट्रक्टर है, हाँ है, इसमें एक सेल्फ बॉक्स होगा, तो सेल्फ मींस जो ये ग्रीन वाला बॉक्स है एक तो इसका रेफरेंस जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो वेर है वो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो सेल्फ अभी कहां होगा, यहां। ठीक है, ग्रीन वाले बॉक्स में। तो सेल्फ डॉट वेर, क्या सेल्फ के अंदर वेर है, नहीं भाई सेल्फ के अंदर तो वेर है नहीं, तो क्या क्रिएट करेगा, वेर इज इक्वल टू वेर, मतलब वेर की वैल्यू क्या कर देगा, 40। तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका। अगर मैं इसका मान लीजिए रेफरेंस कहीं होल्ड करता A1 में, तो मैं कुछ इस तरीके से कर देता कि A1 इज इक्वल टू दिस वन, A1 इस बॉक्स को रेफर कर रहा होता, बट क्योंकि इसमें हमने होल्ड तो किया नहीं है, तो अभी सिंपली क्या किया है, ये बॉक्स आपका बना है, और जो ये एड्रेस है, बॉक्स जिस मेमोरी लोकेशन पे है, इसका रेफरेंस आपने रिटर्न कर दिया। तो जब इसका रेफरेंस रिटर्न किया है तो ये किसके पास आ जाएगा, जहां फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहां कॉल हुआ था, लाइन नंबर 6 पे। तो मतलब ये जो लाइन है फंक्शन जो कॉलिंग वाली, इसने क्या रिटर्न किया है, इसने ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट जहां भी प्रेजेंट है उसकी मेमोरी लोकेशन आपको दे दी है। ठीक है, कि भाई जो भी इसने रिटर्न किया है, मतलब ये इसने इस बॉक्स को रिटर्न कर दिया। मान लीजिए इसको मैं F से होल्ड कर ले रहा हूं कि F इज इक्वल टू फन। ठीक है, समझाने के लिए आपको, तो मतलब ये मेरे पास किसमें आ गया, F में, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, F डॉट वेर। ठीक है, F डॉट मैन, मतलब फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया उसको मान लीजिए F में होल्ड कर लिया, और अब हम F में किसको कॉल कर रहे हैं, वेर को। तो क्या F में वेर है, हाँ भाई वेर है, इसकी वैल्यू क्या है, 40। तो क्या प्रिंट कर देगा, द आंसर विल बी
40। ये f आपको समझाने के लिए है कि फंक्शन कॉल डॉट वेयर, तो फंक्शन ने जो कॉल करके रिटर्न किया वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डॉट वेयर, तो उस वाले ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर वेयर की वैल्यू क्या है, 40 है। सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए की एक ग्लोबल नेम स्पेस बनेगा। इसमें सबसे पहले ग्लोबल से मुझे कौन सा नेम दिखेगा, कैपिटल आउटर, ठीक है, कैपिटल आउटर दिखेगा। अब कैपिटल आउटर के अंदर देखिए क्या क्या चीजें होंगी, तो कैपिटल आउटर के अंदर एक नेम होगा डीप का, ठीक है, जो कि एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, ये क्लास ऑब्जेक्ट है डीप वाली, और जिसके नेम स्पेस में क्या होगा, एक इनिट होगा विच विल रिफर टू दी मेथड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लास हो गई, और इसी आउटर में एक क्या होगा, इनिट। अब ये जो आउटर का इनिट है ये भाई आउटर ऑब्जेक्ट के लिए होगा, जो डीप का इनिट है वो डीप क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है। बट डीप यहां देखिए क्या है, जो डीप है डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में नहीं है, तो हम अगर ग्लोबल स्कोप से इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट कैसे बनता था, कुछ इस तरीके से डीप, और हमने कोई पैरामीटर पास कर दिया कुछ भी 10 20 समथिंग, तो ये लाइन गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या आउटर स्पेस में आपके पास डीप नेम है, नहीं भाई डीप नेम नहीं है, वो तो जो डीप नेम है क्लास के अंदर है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है। तो हमने क्या करने का प्रयास किया है, हमने लाइन नंबर हम 8 में आ गए। क्या हम आउटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, देखिए लाइन नंबर 8 से आउटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल आउटर का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल नेम स्पेस में आउटर नेम मुझे दिख रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, जो आउटर है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आउटर का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, आउटर वाले का हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें 200 पास किया है, तो ध्यान से देखिएगा 200 मतलब इसका रेफरेंस तो हमेशा जाता है, तो उसका रेफरेंस किसको मिल जाएगा, सेल्फ को, तो सेल्फ यहां हो गया, ठीक है। और जो डेटा की वैल्यू है वो किसको क्या हो गई, 200। अब इसके बाद जब इसका जो कोड है वो चलेगा तो लाइन नंबर 6 पहले चलेगी, तो लाइन नंबर 6 में हमने लिखा है सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। तो क्या सेल्फ के अंदर डेटा है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, सेल्फ के अंदर एक डेटा क्रिएट कर देगा। सेल्फ के अंदर व्हाट इट विल डू, सेल्फ के अंदर एक ये डेटा क्रिएट कर देगा। तो मान लीजिए मैंने एक डेटा क्रिएट कर दिया है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। तो पहले तो देखिए, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने टाइप भी किया था कि लाइन नंबर 7 में दिक्कत है, ठीक है, तो अभी देखिए मैं 7 तक नहीं आया हूं, अभी हम लोग कहाँ है, लाइन नंबर 6 तक है। अब देखिए लाइन नंबर 7 थोड़ी समझने की चीज है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो लाइन नंबर 7 में अब हम आ गए, अब 7 में ध्यान से देखिए, 7 में हमने लिखा है सेल्फ डॉट डीप, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या करेगा, क्या डीप नेम है इसके अंदर, भाई इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर डीप नेम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एक डीप नेम क्रिएट करने का प्रयास करेगा, बट क्रिएशन बाद में होता है, पहले राइट हैंड साइड वाला जो ये कोड है ये चलेगा। ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड वाला जो ये कोड है वो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो भी वो देगा, जो भी वैल्यू देगा ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी कुछ रिटर्न करेगा, उसको हम किस में असाइन कर देंगे, इस डीप में असाइन कर देंगे। तो अभी मैं डीप आपको हटा रहा हूं क्योंकि वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, पहले राइट साइड वाली लाइन चलेगी, ठीक है। अब राइट साइड वाली लाइन देखिए क्या बोलने का प्रयास कर रही है, सेल्फ, सेल्फ तो भाई यही पिंक वाला बॉक्स है, सेल्फ डॉट डीप, तो क्या भाई सेल्फ के अंदर आपको कोई डीप मिला, सेल्फ के अंदर आपको कोई डीप मिला, डीप इस तरीके से मतलब मिला, नहीं मिला, तो भाई डीप नहीं मिला। अब इसको इस लेवल पे नहीं पता कि जो कैपिटल डीप है वो क्या है, तो आपने क्योंकि डॉट करके कॉल किया है, तो क्या करेगा, इंस्टेंस वाले के पास नहीं मिला है, तो आईसीपीओ रूल लगा के ये क्लास के पास चला जाएगा। क्या क्लास के नेम में कोई डीप मिला, हाँ भाई क्लास के नेम में तो आपको डीप मिल गया, और डीप है क्या एक्चुअली में, डीप इट इज रेफरिंग टू ए क्लास ऑब्जेक्ट, तो क्लास ऑब्जेक्ट का मतलब है कि भाई डीप नाम की जो एक क्लास है। अब अगर डीप नाम की एक क्लास है तो मुझे पता चल गया है कि अगर मैंने डीप के अंदर सेल्फ पास किया है तो ये लाइन क्या हो गई है, ये लाइन हो गई है भाई, हम तो डीप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या पता चला इसमें, सेल्फ डॉट डीप, क्या सेल्फ के अंदर डीप है, पिंक वाले बॉक्स के अंदर डीप है, नहीं मिला, तो जब नहीं मिलता है डॉट लगा के तो कहां चला जाता है, क्लास के पास। इसने तो देखा भाई क्लास में तो डीप नाम की एक क्लास थी, मींस ये जो लाइन है ये क्या है, ये हम लोग डीप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन है भाई डीप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो देरी किस बात की है, तुरंत से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। तो ये क्या हो गया,
ये डीप क्लास का एक इंस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये डीप क्लास का एक इंस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से इसमें देखिएगा, ठीक है, अभी मैं इस राइट साइड वाले को डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं अभी यहां से सेल्फ हटा दे रहा हूं, या चलिए इसको सेल्फ रहने ही दीजिए। हाँ, मतलब अभी आप फोकस इस पे करिए, सेल्फ डॉट डीप, सेल्फ डॉट डीप, और इसने सेल्फ पास किया। अब ध्यान से देखिए, हमने पास भले सेल्फ किया हो, बट एक्चुअल में क्या जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो एक्चुअल में क्या जाता है, इसका मतलब है कि हम डीप को कॉल कर रहे हैं और क्या पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर। एक एक जो ये ब्लू वाला बॉक्स बना है भाई, इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली जाता है, तो भाई इसका रेफरेंस चला गया, और दूसरा क्या जा रहा है, सेल्फ जा रहा। तो इस स्कोप के लिए देखिए, सेल्फ क्या है, सेल्फ ये पिंक वाला है, मतलब इसमें हमने दो बॉक्स के एड्रेसेस पास कर दिए। जो पहला है वो तो ऑटोमेटिकली जाता है, मतलब जो पहला एड्रेस है वो ब्लू वाले बॉक्स का एड्रेस है, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डीप क्लास। और जो दूसरा पैरामीटर सेल्फ है वो क्या है, वो भी एक एड्रेस है जो कि है ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास। मतलब दोनों पैरामीटर पास कर दिए। तो अब जब दो पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा, जो ये वाला सेल्फ है ये देखिए कहां रेफर करने लगेगा, जहां रेफरेंस है। तो मतलब अब इसकी जगह मैंने लिख दिया है सेल्फ। ध्यान से देखिए, क्योंकि एक तो ऑटोमेटिकली पास होता था ना, तो सेल्फ यहां हो गया, तो यहां सेल्फ आ गया, और जो ओबीजे है, ओबीजे किसको मिल गया, सेल्फ को मिल गया, तो मतलब मैं बोलूंगा ओबीजे अब यहां हो गया। फिर से देख लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमने पास तो सेल्फ किया है, बट एक्चुअल में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो नया बॉक्स का रेफरेंस जाएगा, जो नया बॉक्स का रेफरेंस है वो किसको मिल गया, सेल्फ को मिल गया, तो मैंने यहां सेल्फ कर दिया। और जो दूसरा ओबीजे है वो क्या है, सेल्फ है, तो सेल्फ इस वाले स्कोप में कहां था, ये पिंक वाले बॉक्स के ऊपर था, तो यहां मैंने किसको रेफर कर दिया, ओबीजे। अब जो इसके अंदर की लाइन 4 है वो एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए लाइन 4 में जो सेल्फ है वो ये ब्लू वाला है, तो अभी देखिएगा ब्लू वाला सेल्फ डॉट ओबीजे, तो क्या ब्लू वाला जो सेल्फ है इसके अंदर ओबीजे है, नहीं भाई ओबीजे नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, एक ओबीजे क्रिएट कर दिया। और राइट हैंड साइड में किसको रिफर कर रहा है, ओबीजे। ओबीजे मतलब किस एड्रेस को रिफर कर रहा है, सेल्फ को, तो हम बोलेंगे कि ये किसको रिफर कर रहा, ये एक तरीके से इसी वाले एड्रेस को रिफर कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि हमने दो पैरामीटर पास करे। अब क्या हुआ, क्या राइट साइड का पूरा कोड कंप्लीट हो गया, हाँ भाई पूरा कोड कंप्लीट हो गया। तो जो जो ये पैरामीटर आपने पास किए थे, जो इनिट के अंदर थे, सब तो लोकल स्कोप में थे, समझाने के लिए थे, ये सारी चीजें अब आपकी हट जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन पूरा हो चुका। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुका है तो उसको देखिए हमने असाइन कहाँ किया है, असाइन किया है सेल्फ डॉट डीप, और ये सेल्फ डॉट डीप किसमें है, इनर वाले स्कोप के, सॉरी इनिट वाले स्कोप के अंदर है, और इनिट के अंदर जो सेल्फ था वो रिफर किसको कर रहा, पिंक वाले बॉक्स को कर रहा, तो यहां क्या हो जाएगा, डीप, एक डीप नेम आ जाएगा जो कि इसको रिफर करेगा। ठीक है, इस केस में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, रेफरेंसेस पास कर रहे हैं, तो बस नेम आ जाएंगे और वो बॉक्स बॉक्स को रिफर करते रहेंगे। अब देखिए जब ये पिक्चर कंप्लीट हो गई, अब मैं ऑप्शन देख रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या हो सकता है जिससे मेरा आंसर 200 हो। तो अब देखिए मैंने आउटर डॉट देखा, अच्छा एक एक ये लाइन मिस हो गया हूं, जब ये ऑब्जेक्ट पूरा बन जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ये असाइन किसको हो जाएगा, स्मॉल आउटर को, तो ये स्मॉल आउटर बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया है, स्मॉल आउटर डॉट डेटा, अब बस फिगर क्लियर है तो अब बाकी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्मॉल डॉट डेटा, अब ये सेल्फ हेल्प लोकल सब समझाने के लिए था तो मैंने हटा दिया, ये फिगर बन गया। अब हमने किया आउटर डॉट डेटा, स्मॉल आउटर डॉट डेटा, तो स्मॉल आउटर के अंदर क्या डेटा है, हाँ भाई डेटा है, बिल्कुल है, इसकी वैल्यू क्या है, 200 है, तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, आउटर डॉट डीप, क्या आउटर के अंदर डीप मिला, हाँ भाई मिला। अगर मैं डायरेक्टली भी प्रिंट करता आउटर डॉट डीप तो बता देता भाई ये तो एक आप ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, तो ठीक है, तो आउटर डॉट डीप और डीप डॉट ओबीजे, तो क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर ओबीजे नाम है, हाँ भाई बिल्कुल है ओबीजे नाम। ओबीजे रिफर किसको कर रहा था, उसी पिंक वाले बॉक्स को कर रहा था। क्या उस पिंक वाले बॉक्स के अंदर डेटा है, हाँ भाई डेटा है, तो डेटा किसको रिफर कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू को कर रहा, ये भी 200 प्रिंट कर देगा। अब जब हमने लास्ट वाली लाइन देखी, आउटर डॉट डीप डॉट डेटा, क्या आउटर के अंदर डीप है, हाँ भाई यहां तक करेक्ट है, इसके अंदर डीप है। क्या डीप के अंदर डेटा है, नहीं भाई डीप के अंदर तो ओबीजे था, डीप के अंदर डेटा नहीं है, तो ये लाइन 200 प्रिंट नहीं करेगी, क्योंकि इस वाले ब्लू वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नहीं है। तो कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो 200 प्रिंट करेंगी, हम बोलेंगे लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, तो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए जैसे हम लोगों ने क्लास में स्टैटिक मेथड देखा था, ठीक है, कि एट द रेट स्टैटिक मेथड करके हम लोग कर सकते हैं, उसी तरह देखिए क्या होता है, क्लास में स्टैटिक वेरिएबल भी रखते हैं। ठीक है,
तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल है जो क्लास के अंदर होता है बट किसी मेथड के अंदर नहीं होता है। अब देखिए मेथड के अंदर कौन कौन से हैं, तो मेथड के अंदर ये एक्स और वाई है, ये इस मेथड के अंदर एक्स और वाई है, तो ये सब की बात नहीं कर रहे हैं। क्लास में आपने जो डायरेक्टली रख दी है, तो क्लास के अंदर हमने देखिए क्या रखा है, ओरिजिन रखा है। तो ओरिजिन ये एज ए टपल रखा है और टपल की वैल्यू क्या है, 0 0। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम लोग जो ये वाला ओरिजिन है इसको कि हम बोलेंगे इट इज ए स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो स्टैटिक और क्लास वेरिएबल के केस में हम प्रिफर करते हैं कि उसको कॉल किससे करें, हमेशा क्लास के नेम से। तो आप लास्ट में देख सकते हैं हमने क्लास किससे कॉल किया, ओरिजिन को पॉइंट डॉट ओरिजिन। ठीक है, क्या हम इसको पॉइंट 1 से कॉल कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप पॉइंट 1 से कॉल करेंगे, मान लीजिए पॉइंट की जगह हमने पॉइंट 1 लिखा होता, पॉइंट 1 डॉट ओरिजिन। ठीक है, तो वो क्या देखता कि भाई पॉइंट 1 वाला जो बॉक्स है उसमें तो सिर्फ एक्स और वाई होंगे, तो नहीं है। तो क्या करेगा, मैंने भी बताया था कि जब भी डॉट से हम सर्च करेंगे, डॉट से एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट के स्कोप में नहीं मिला तो कहां चला जाएगा, क्लास के पास चला जाएगा। और जब क्लास के पास चला जाएगा तो वो ओरिजिन की जो भी वैल्यू है वो दे देगा। ठीक है, तो हम इसको जो कॉलिंग है, इसकी जो वैल्यू प्रिंट करानी है, हम जो ऑब्जेक्ट के नेम है उनसे भी करा सकते हैं, बट प्रेफर क्या है, फॉर दी क्लास वेरिएबल हमेशा प्रेफर है कि हम उसे कॉल किससे करें, क्लास के नेम से। ठीक है, तो देखिए इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 0। तो आई थिंक ये काफी सिंपल सी चीज है कि क्लास के अंदर आप कोई नेम रख रहे हैं, किसी मेथड के अंदर नहीं है, सो दैट इज नोन एज दी क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब जो क्लास या स्टैटिक लेवल का वेरिएबल है उसको सभी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट के नेम से प्रिंट कराएंगे तो ऑब्जेक्ट के स्कोप में तो नहीं होगा, बट आईसीपीओ रूल के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट में नहीं है तो वो क्लास की डेफिनेशन में आएगा, जहां क्लास है और क्लास में वो नेम मिल जाएगा, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू व्हिच विल डिक्लेयर इन दी क्लास। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड हो सकता है तो वो सेम चीज लिखी है जो भी बताई गई थी स्टार्टिंग में। स्टैटिक मेथड अनलाइक वी डोंट हैव टू पास द इंस्टेंस, और स्टैटिक मेथड के केस में हमें क्या लिखना पड़ता है, @स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से डायरेक्टली समझते हैं। सेम कोड है, अब इसमें हमने एक मेथड क्या बना दिया, स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो देखिए पिक्चर क्या हो जाएगी, एक ये पॉइंट नेम था जो कि एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा था, इसमें पहला तो नेम होगा ओरिजिन, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जो एक टपल ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा जिसमें की वैल्यू क्या होगी, 0 0। इसके बाद क्या एक नेम होगा, एक इनिट नेम होगा। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, इनिट नेम हो गया, और क्या नेम आ गए, और इसके स्कोप में आ जाएंगे ये स्टैटिक मेथड वाला, मतलब जिसका नाम है चेंज ओरिजिन। चेंज ओरिजिन ये नेम आ जाएगा और ट्रांसलेट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, तो मैं फिगर थोड़ा फास्ट बना रहा हूं क्योंकि सेम चीज है, रिपीट। उसके बाद अभी हमने देखा था जब पॉइंट 2 पॉइंट 1 का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे और एक्स और वाई की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी जो मैंने पास करी, तो इसमें 5 हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी, 10। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम उसके क्वेश्चन भी पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है, 25 और 50 ये बन गया, इसको होल्ड कौन कौन कर रहा होगा, पॉइंट 1, एंड इसको होल्ड कर रहा होगा पॉइंट 2। ये मेरी पिक्चर बन चुकी है जब ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हुई हैं। इसके बाद देखिए मैंने प्रिंट किया पॉइंट कैपिटल पॉइंट डॉट ओरिजिन। तो क्या कैपिटल पॉइंट में ओरिजिन है, हाँ भाई है। इसकी वैल्यू क्या है, टपल की फॉर्म में 0,0 है, तो इसने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, कैपिटल पॉइंट डॉट चेंज ओरिजिन। मैंने बताया था कि स्टैटिक मेथड के केस में आप कॉल क्लास जो ऑब्जेक्ट का नेम है उससे भी कर सकते हैं, बट हम प्रेफर क्या करेंगे, प्रेफर हमेशा करेंगे कि क्लास नेम से कॉल हो क्योंकि वो स्टैटिक है। तो भाई क्लास नेम से हमने चेंज ओरिजिन कॉल किया है, ध्यान देखिए क्लास से हमने चेंज ओरिजिन कॉल किया है। तो यहां देखिए ये स्टैटिक में अगर दो पैरामीटर हैं तो कॉलिंग में भी देखिए मैंने दो पैरामीटर क्या पास किए हैं, 20,20। क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेथड कॉलिंग में ना ही इंस्टेंस वाला जो नेम है वो ऐड होता है ऑटोमेटिकली, ना ही जो ऑब्जेक्ट का है वो ऐड होता है। तो मतलब अगर स्टैटिक मेथड में दो पैरामीटर हैं तो कॉलिंग में भी दो पैरामीटर आपको पास करने हैं। यहाँ कोई सेल्फ या क्लास का रेफरेंस नहीं जाता है, तो नहीं जाता है मतलब ये जो न्यू एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, 20, और जो न्यू वाई है इसकी वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, ध्यान से बहुत,
स्टैटिक का मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैटिक का क्लास के मेंबर या ऑब्जेक्ट के मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी रखनी है विच इज नॉट रेलिवेंट टू दी क्लास मेंबर्स और ऑब्जेक्ट मेंबर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसे क्या करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बट मुझे सपोज जो ये वाला ओरिजिन था, ये वाला जो ओरिजिन था उसको एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करना है। तो देखिए इसको एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली ओरिजिन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पॉइंट डॉट ओरिजिन। पॉइंट डॉट ओरिजिन, अगर आपने पॉइंट डॉट ओरिजिन लिखा तभी आप इस वाले ओरिजिन को रिफर कर रहे हैं। तो अब हमने पॉइंट डॉट ओरिजिन लिखा है तो हम इसी वाले ओरिजिन को रिफर कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी 20,20। तो मीन्स हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, एक नया टपल बना रहे हैं जिसमें की वैल्यू है 20,20 और ओरिजिन की वैल्यू अब हम इसको दे दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन में हमने पॉइंट डॉट ओरिजिन कराया या पॉइंट 1 डॉट ओरिजिन कराया, पॉइंट 2 डॉट ओरिजिन कराया। अब ओरिजिन की वैल्यू क्या है, ये वाली अपडेटेड वैल्यू है, दैट इज दी 20,20। तो ये वैल्यू आपको प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर मैंने सिर्फ यहां ओरिजिन लिखा, ध्यान से देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए लिख दिया कि यार ये तो क्लास, ये जो मेथड है ये तो क्लास के अंदर है, तो डायरेक्टली मैंने ओरिजिन लिख दिया। तो अगर आपने डायरेक्टली ओरिजिन लिखा होता, तो ध्यान से देखिए, ओरिजिन लिखा होता तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम इस जो ओरिजिन है उसको एक नई वैल्यू देने का प्रयास कर रहे हैं, ओरिजिन है। तो वो जो मेथड के अंदर, या अभी एक काम करिए, वो आगे क्वेश्चन में हम लोग समझा लेंगे, एक क्वेश्चन है उसका हम लोग वहां से देख लेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि मेथड के स्कोप से, क्लास के अंदर कोई भी मेथड है और उस मेथड के स्कोप से अगर मुझे क्लास के मेंबर एक्सेस करने हैं तो मुझे क्लास नेम डॉट मेंबर लिखना पड़ेगा, क्लास नेम डॉट मेंबर। तो यहां हमने इसीलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, पॉइंट डॉट ओरिजिन। और अगर हम डायरेक्टली ओरिजिन लिखेंगे तब क्या होगा, उसको हम लोग डायरेक्टली एक अभी क्वेश्चन से देखेंगे इन दी कमिंग स्लाइड। ठीक है, तो ये क्लियर है, और इसका आंसर आप देख सकते हैं कि पहले इसका आंसर 0 0 आ रहा था, फिर मैंने अगर मॉडिफाई कर दिया है ओरिजिन को, तो हम क्लास के नेम से देखें, ऑब्जेक्ट के नेम से देखें, उसकी हर जगह जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था कि उसको अभी आगे देख लेंगे कि क्लास के अंदर कोई मेथड और डायरेक्टली एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, तो उसको समझने के लिए एक एक कोड लिखा है, इसको अभी तक जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई तो ग्लोबल नेम स्पेस में एक वेर आ जाएगा, ये 20 वाले बॉक्स को रिफर करेगा। एक नेम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो कि एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। ये किसको रिफर करेगा, एक क्लास ऑब्जेक्ट को। इसके अंदर क्या होगा, एक वेर नाम का इसके अंदर भी होगा, जो किसको रेफर कर रहा होगा, 40 को। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, एक इनिट होगा, इनिट। ठीक है, जो कि एक मेथड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। ठीक है, और जब हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो इनिट के अंदर वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अभी तक ये फिगर है, जब हमारी लाइन नंबर 1 और 2 पिक्चर में आई तो ये सारे हमारे पास नेम्स हैं। इसके बाद देखिए क्या है, हम लाइन नंबर 10 में डायरेक्टली आ जाएंगे। तो 10 में डायरेक्टली आने का मतलब कि ये क्या सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है कि हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, तो यहाँ एक ही पैरामीटर पास किया है, इसलिए कॉलिंग करते टाइम एक भी पैरामीटर पास नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस ऐड करके पास कर देता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ तक एक क्लास ए का हमने इंस्टांस ऑब्जेक्ट बना लिया, इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए, बिल्कुल ये बन गया। अब जब बना है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, बना है तो इनिट चलेगा। ठीक है, अब इनिट चलेगा तो जो ये लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अभी सेल्फ क्या है, सेल्फ इस ग्रीन वाला जो छोटा वाला ग्रीन बॉक्स है इसका रेफरेंस है, तो इसके अंदर कर दिया आपने सेल्फ डॉट वेर। तो बिल्कुल सही है, सेल्फ डॉट वेर, क्योंकि सेल्फ अभी ये नए वाले बॉक्स को रिफर कर रहा, तो इसके अंदर एक वेर बना और इसने क्या वैल्यू कर दी, इसने वैल्यू किसको रिफर कर दी, 60 को। बिल्कुल सही। अब देखिए उसके बाद लाइन नंबर 6 में हमने लिखा है वेर इज इक्वल टू 80। भाई तो देखिए सेल्फ यहां है, सेल्फ अभी यहां है। अगर हम सेल्फ डॉट वेर इक्वल टू 60 लिखते और अगली लाइन में लिखते सेल्फ डॉट वेर इज इक्वल टू 80, तब हम ये वैल्यू मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। बट अभी हमने वेर इज इक्वल टू 80 कहां लिखा है, किसके अंदर लिखा है, इनिट के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इनिट वाला जो बॉक्स है जहां भी रिफर कर रहा है वहां एक वेर नेम आ जाएगा,
जो कि किसको रिफर करेगा, 80 को। तो यहां ध्यान रखिए, अगर हमने वैसे डायरेक्टली कोई वेयर इज इक्वल टू समथिंग लिखा है तो वो जो करंट स्कोप है वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो करंट स्कोप कहां था, हम इनिट के अंदर की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जब इनिट चला तो उसके बाद ये जो पहली लाइन, मतलब ये वाला चल चुकी लाइन, 60 वाली 80 वाली चल चुकी। आफ्टर दैट क्या नेम आ जाएगा, आफ्टर दैट एक नेम आ जाएगा इनर। इसके अंदर इनिट के अंदर एक नेम आ जाएगा इनर, और इनर किसको रिफर कर रहा होगा, ये एक दूसरा जो मेथड ऑब्जेक्ट होगा इसको रिफर कर रहा होगा, बिल्कुल सही। अब लाइन नंबर 9 में हमने इनिट को कॉल किया है, तो क्या होगा, इनिट के अंदर भी क्या होगा, एक वेर नेम बन जाएगा। इनिट के अंदर भी क्या होगा, एक वेर नेम बन जाएगा, वेर, ठीक है। और ये किसको रिफर कर रहा होगा, ये रिफर कर रहा होगा 100 को, ठीक है। तो पूरा जब कोड चल चुका ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जब सारी चीजें हुई हैं तो उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, इसका रेफरेंस हमने किस में दे दिया है, लाइन नंबर 10 में स्मॉल ए में दे दिया है, ठीक है। भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए के अंदर का जो वेरिएबल है, ए का जो अंदर का वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो अभी भी 60 है। तो देखिए जब आपने देखा कि पीछे आउटपुट वाली स्क्रीन आ गई, इसका आंसर 60 है, ठीक है। अब मुझे देखिए ध्यान से बताइएगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये लाइन नंबर 11 मैंने यहां से हटा दी है, और मैंने क्या बोला है, इनर के अंदर अभी तक एक ही लाइन थी, अब मैंने एक लाइन और ऐड कर दी है, प्रिंट वेयर। तो देखिए क्या होगा, यहां तक आपने बताया कि भाई बिल्कुल सही, कि यहां इसका आंसर वेयर इज इक्वल टू 60 कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए इनर के अंदर प्रिंट वाला जो लाइन लिखी है, बट मैंने वेयर इज इक्वल टू 100 हटा दिया, मतलब हम प्रिंट यहां से कराना चाह रहे हैं। देखिए प्रिंट मतलब यहां कहीं से कराना चाह रहे हैं, इनर के अंदर से प्रिंट हम यहां कराना चाह रहे हैं वेयर की वैल्यू, बट अब यहां वेयर नहीं है, वेयर यहां नहीं है, तो मैं इसको ब्लू वाला जो वेयर है इसको हटा दे रहा हूं। क्या है, अब हम किसी नेम को डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जब किसी नेम को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, LEGB वाला ऑर्डर लगता है। क्या मतलब, लोकल। तो क्या ग्रीन वाले इस वाले बॉक्स में मिला था जो मैं भी सर्कल कर रहा हूं, नहीं भाई इस वाले बॉक्स में तो वेयर नहीं मिला था। तो ये देखेगा भाई इस इनर वाला जो बॉक्स था ये किसके स्कोप में था, तो ये तो इनिट के स्कोप में था, तो ये इनिट में जाके देखेगा क्या वेयर मिल जाएगा, हाँ भाई वेयर मिलेगा, ठीक है, 80 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए, मैंने जो ये वाली लाइन है वेयर इज इक्वल टू 80, ध्यान से देखिए लाइन नंबर 6 भी मैंने कमेंट कर दी, मतलब अब वेरिएबल यहां भी नहीं मिला। तो देखिए यहां एक चीज समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई मैंने वेरिएबल VAR वाले को सर्च करने या प्रिंट करने की कोशिश की, तो ध्यान से देखिएगा, मुझे लोकल स्कोप में नहीं मिला, लोकल जो मैंने भी लिखा है इस वाले स्कोप में नहीं मिला, क्योंकि प्रिंट तो यही लिखा था। तो ये क्या करेगा, इसमें देखेगा इनक्लोजिंग में, ठीक है, इनक्लोजिंग में। क्या यहां तक इसे मिला, नहीं भाई यहां भी वेयर नहीं मिला, ठीक है। जब इसे यहां भी नहीं मिला तो ये अपने इनक्लोजिंग स्कोप बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, जो मेथड होते हैं क्लास के अंदर, कोई मेथड है दैट इज नॉट कम्स इन द इनक्लोजिंग स्कोप ऑफ द क्लास, वो क्लास के इनक्लोजिंग स्कोप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो भाई क्लास किसके इनक्लोजिंग स्कोप में आएगा, तो क्लास में हम वहां से आ सकेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट से आना है। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट का कोई एट्रीब्यूट कॉल किया और वो अगर ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, इन दैट केस क्या रूल लगेगा, ICPO, कि इंस्टेंस में नहीं मिला तो वो क्लास में जाके सर्च करेगा। बट अगर किसी नेम को हम डायरेक्टली एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, जैसे इसमें वेर तो हमने किसी डॉट के तो लगाया नहीं है, वेर को हम डायरेक्टली एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, LEGB। तो देखने में तो लग रहा है कि जो इनिट है वो इनक्लोजिंग स्कोप ऑफ दी ए आ रहा, ठीक है, बट जो मेथड है वो क्लास को अपना इनक्लोजिंग स्कोप नहीं मानता है। तो नहीं मानेगा तो जो क्लास वाला वेरिएबल है इसको नहीं देखेगा, डायरेक्टली ये जंप करके कहां आ जाएगा, ग्लोबल वाले के पास। क्या इसने देखा कि ग्लोबल वाले में वेर मिला, हाँ भाई ग्लोबल वाले में वो जो वेर था वो मिल गया, तो इसने आंसर क्या प्रिंट कर दिया, 20। तो इस केस में आंसर क्या प्रिंट करेगा, 20। मान लीजिए ग्लोबल स्कोप में भी मुझे वेयर नहीं मिला, तो अगर ग्लोबल में वेयर नहीं मिला तो उसके बाद वो क्या देखेगा, बिल्ट इन में देखेगा, और अगर बिल्ट इन में भी वो नेम नहीं मिलेगा तो आपको क्या थ्रो कर देगा, नेम एरर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, जो क्लास के नेम्स हैं,
वो हमें कब विजिबल होंगे, कब हम उसके स्कोप में आएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हैं। बट अगर हम मेथड के ऊपर इनक्लोजिंग स्कोप में आ रहे हैं तो मेथड इज नॉट द पार्ट ऑफ द इनक्लोजिंग स्कोप ऑफ द क्लास। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखने में 40 लग रहा है बट 40 नहीं होगा, इट्स आंसर विल बी 20। ठीक है, तो क्लास के स्कोप में हम कहां से आएंगे, एज पर दी आईसीपीओ रूल। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट से आना है तो ऑब्जेक्ट्स में हम क्लास में आके उसके मेंबर एक्सेस कर लेंगे। बट अगर मेथड के ऊपर हम इनक्लोजिंग स्कोप में जा रहे हैं तो क्लास विल नॉट बी कम इन दी इनटू दी इनक्लोजिंग स्कोप ऑफ दी मेथड। ओके, देखिए जिनको डिफिकल्टी हो रही उनको मैं एक फॉर्मूला बता दूं मैथ्स का, x1 y1 और x2 y2 अगर दो पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब पाइथन बोला गया है दी मेथड DIST, ये कोई डिस्टिंक्ट करके मेथड है, तो हाँ भाई कहाँ है, ये है लाइन नंबर 8 पे। ये एक्सपेक्ट कर रहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस किसके कैलकुलेट कर रहा, पॉइंट की, तो पॉइंट कहाँ है, ये है। तो मतलब कुछ इस तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ बना दे, यहां बना दे। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको ये स्मॉल पॉइंट रेफर कर रहा होगा, स्मॉल पॉइंट रेफर कर रहा होगा। इसमें हमने 5,5 को कॉल किया है तो इनिट में आ जाएगा, और इनिट में क्या होगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट मतलब 5,5 और 0,0 के बीच में मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन विच इज 0 0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ, बिकॉज हियर दी ओरिजिन आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस, तो इसीलिए उसने बोल दिया कि हमें ओरिजिन एक लाइन नंबर 2 पे भी है और एक लाइन नंबर 4 पे भी है। तो मुझे डिस्टेंस किस वाले ओरिजिन के बीच में निकालना है, 2 वाले के बीच में नहीं निकालना है, जो कि 0 0 है उसके बीच में निकालना है। तो मतलब अब क्लियर हो गया कि हमें डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालनी है, 0,0 और 5,5 के बीच में। ठीक है, अब इसके लिए हमने यहाँ जो ये डिस्टिंक्ट, ये जो DIST फंक्शन है इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए हम पहले स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा कोई भी स्टेटमेंट देखिए तो सब में फॉर्मेट सेम है, मतलब मैथ डॉट SQRT ये अंडर रूट के लिए हो गया, फिर इसमें यहां कुछ पैरामीटर है माइनस सेल्फ डॉट एक्स, तो सेल्फ डॉट एक्स मतलब हम 5 की बात कर रहे हैं, सेल्फ डॉट वाई मतलब इस 5 की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई तो सभी जगह है, सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई मतलब जो x2 y2 है वो सभी जगह है, x2 y2, ठीक है, तो ये सभी जगह है। अब x1 y1 मतलब जो 0,0 को मुझे ओरिजिन को रिफर करना है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, ऑप्शन 1। अब इसने लिखा है ओरिजिन 0। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसके स्कोप में डायरेक्टली लिखा हो ओरिजिन 0, तो ओरिजिन 0 आपने डायरेक्टली लिखा है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये लोकल स्कोप में देखेगा क्या ये नेम है, नहीं भाई ये नेम नहीं है, तो डायरेक्टली वो क्लास में नहीं देखता है। अभी मैंने बताया था वो क्लास में नहीं देखेगा तो कहां देखेगा, डायरेक्टली ग्लोबल नेम स्पेस में चला जाएगा और देखेगा क्या ओरिजिन है, हाँ है। अब इसमें 2 वैल्यू है, तो जो ये वैल्यू है इंडेक्स पोजीशन 0 पे होगी, ये वैल्यू इंडेक्स पोजीशन 1 में होगी। तो ये डिस्टेंस तो निकाल देगा, बट ये डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालेगा, ये निकालेगा 100,100 एंड 5,5 के बीच में। तो क्या मुझे 100,100 और 5,5 के बीच में निकालना था, नहीं, गलत, रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा पॉइंट डॉट ओरिजिन, हाँ भाई ये सही है। अगर मैंने इस वाले स्कोप से मुझे क्लास वाला ये ओरिजिन एक्सेस करना था तो हम पॉइंट डॉट ओरिजिन लिख सकते हैं, एंड पॉइंट डॉट ओरिजिन विल बी दी टपल। तो अगर मुझे उसकी फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है, मैंने इंडेक्स पोजीशन 0 लगा दी, और सेकंड वैल्यू एक्सेस करनी है तो इंडेक्स पोजीशन 1 लगा दिया, बिल्कुल सही। क्या मैं सेल्फ डॉट ओरिजिन बोल सकता हूं, तो भाई सेल्फ मतलब हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ ओरिजिन है, नहीं है। मैंने अभी बताया था कि जब अगर इंस्टांस में नहीं होगा तो वो कहां चला जाएगा, क्लास के पास। तो क्या क्लास में ओरिजिन है, हाँ भाई है। तो ये दोनों जो सिंटेक्स हैं ये सेम ओरिजिन 0,0 को रिफर करेंगे, बट ये वाला किस वाले ओरिजिन को रिफर करेगा, 100,100 को, तो इसलिए तो ये सही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 and 3 विल बी दी करेक्ट। और 2 और 3 कौन सा है, एक ही ऑप्शन है ये वाला, और उसमें 2 को क्यों प्रिफर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के केस में ओरिजिन इज ए स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, तो इसके लिए वी विल प्रेफर दी क्लास नेम। हम लोग क्लास नेम को यूज करना प्रेफर करेंगे कि पॉइंट डॉट ओरिजिन
एंड पॉइंट डॉट ओरिजिन 0 एंड पॉइंट डॉट ओरिजिन 1, ठीक है। दूसरे वाले को प्रेफर नहीं करेंगे, बट वर्क करने की बात है तो दोनों ही कोड वर्क करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, असाइनमेंट। जब भी हम असाइनमेंट करते हैं तो हमेशा करंट स्कोप में असाइन होता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है। तो जरा मुझे इस लाइन का जल्दी से आउटपुट बता दीजिए क्या होगा। भाई देखिए बहुत ही सिंपल है यार, देखिए चलिए अच्छा इधर देखिए, अब ये नम बन गया, ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 40। अब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये लाइन नंबर मैं 3 की बात अभी कर रहा हूं, तो यहाँ का क्या आ गया, स्मॉल ट्राइमी आ गया। अब लाइन नंबर 4 में हम प्रिंट करा रहे हैं ट्राइमी डॉट नम, तो क्या अभी तक ट्राइमी में नम है? नहीं भाई, ट्राइमी में नम नहीं है। तो डॉट करके किया है तो कौन सा रूल लग जाएगा, आईसीपीओ। इंस्टेंस में नहीं मिला है तो कहां चला जाएगा, ये क्लास वाले के पास चला जाएगा। क्या क्लास में नम है? हाँ भाई क्लास में देख सकते हैं, क्लास में नम है, इसकी वैल्यू क्या कर देगा 40। अब ये देखिए ट्राई मी डॉट नम इज इक्वल टू 60। भाई इसका मतलब क्या है, ट्राई मी के अंदर नम नहीं है, तो असाइनमेंट में तो हमेशा क्रिएट कर देता है ना। तो लाइन नंबर 5 देखिए क्या करेगी, इस स्कोप में अब एक नम क्रिएट कर देगी और उसकी वैल्यू 60 कर देगी। क्या मैंने क्लास वाले को इससे चेंज कर दिया है? नहीं, असाइनमेंट हमेशा करंट या लोकल स्कोप में होता है। अब हमने इसके बाद ट्राई मी डॉट नम किया, तो ट्राई मी डॉट नम आईसीपीओ में सबसे पहले तो भाई इंस्टांस में ही देखेगा ना, जब इंस्टांस में मिल गया तो ऊपर नहीं जाएगा, तो अब मिल गया यहाँ 60, तो 60 प्रिंट कर देगा। क्या कैपिटल ट्राई मी डॉट नम में हमने कोई चेंज किया? नहीं किया। भाई इसकी वैल्यू तो अभी भी क्या है, 40 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 40 60 40। ओके ठीक है। तो देखिए आफ्टर दैट क्या है, जो इसका कोडिंग वाला पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट इसको जस्ट इसकी जो थ्योरी है, इन दी 5 मिनट्स हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है, इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे क्लास की जरूरत होती है, ये आपको पता होगा, बिकॉज क्लास इज ए टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो कभी कभी एप्लीकेशंस में हमारी क्या जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बोल दिया सपोज एक क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्लास क्या है, मान लीजिए टीचर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, टीचर के कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब स्टूडेंट सपोज एक का नाम है राम, टीचर है उसका नाम है एबीसी, स्टूडेंट है श्याम, टीचर का नाम है XYZ। इस तरीके से कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे टीचर हो सकते हैं। बट क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कभी टीचर को स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है या स्टूडेंट को टीचर से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है? यस भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बना दिया असाइनमेंट, तो असाइनमेंट किसके पास होगा, टीचर के पास होगा। तो टीचर कैन गिव दी असाइनमेंट, और टीचर ऐसा तो है नहीं कि खाली क्लास में आके पेपर बांट देगा, असाइनमेंट देने के लिए स्टूडेंट चाहिए होंगे, ठीक है। इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स को कोई डाउट पूछना होगा तो वो क्या करेगा, किसी टीचर से पूछेगा, XYZ या ABC जो भी टीचर है उनसे पूछेगा, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में तो आ रहा है कि स्टूडेंट अपनी एक अलग क्लास है, टीचर अपनी अलग क्लास है। स्टूडेंट का अपने कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, टीचर के कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। बट यस, कभी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करें, ठीक है, कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऊप्स की टर्मिनोलॉजीज में बात करें, ऊप्स की टर्मिनोलॉजीज में बात करें, तो देखिए क्या होगा, हम लोग 3 काइंड ऑफ रिलेशंस को लेके चलेंगे। एक होता है इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, एक होता है हैज ए रिलेशनशिप, एक होता है पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो इसको देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे एंड आफ्टर दैट जो आज की क्लास है उसको क्लोज करेंगे, और इसका जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस तरीके से कोड में ये सारी चीजें आएंगी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बट अभी जाना नहीं है, इसको देख लीजिए, जस्ट एक एक लाइन का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो जहां भी हमें इज ए, ठीक है, मतलब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स जब कम्युनिकेट करेंगे तो जो कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है, उनको इंटरेक्ट करना होगा, तो उनके बीच में किस तरीके से रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप इस तरीके से समझिए कि मैंने एक बोल दिया कि एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं एक पर्सन क्लास होगी। अब भाई पर्सन के पास आप क्या क्या एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, तो पर्सन हैविंग नंबर ऑफ लेग्स आप 2 बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आईज आर 2, नंबर्स ऑफ हैंड्स आर 2, पर्सन कैन स्पीक, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप उसके अंदर मेथड या एट्रीब्यूट रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने देखिए बोल दिया है कि हाँ मैं 2 ऑब्जेक्ट और बना रहा हूं, इनको रियल लाइफ से कंपेयर करके सोचने की कोशिश करिएगा। एक टीचर है और एक स्टूडेंट है,
ठीक है। तो एक पर्सन, पहले पर्सन है टॉप लेवल पे, और उसमें मैंने क्या बोल दिया कि उसके बाद एक स्टूडेंट है, एक टीचर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं स्टूडेंट इज ए पर्सन, टीचर इज ऑल्सो ए पर्सन? ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं, कि भाई एक्चुअल में जो स्टूडेंट और टीचर है वो तो पर्सन हो गए ही। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट इज ए टीचर और सॉरी स्टूडेंट इज ए पर्सन और टीचर इज ए पर्सन? तो यहां मुझे इज ए वाला रिलेशनशिप समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से बताइए सभी लोग। भाई एक्चुअल में तो दोनों पर्सन है ना। या इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने एक क्लास बना दी टॉप लेवल पे व्हीकल, अब मैं बोल रहा हूं भाई क्लास कार इज ए व्हीकल, बाइक इज ए व्हीकल और बाइसिकल इज ए व्हीकल। तो यहां मुझे समझ में आ रहा भाई इज ए वाली रिलेशनशिप है। तो जब भी इज ए रिलेशनशिप होती है मतलब जो ऊपर वाली क्लास है, जैसे इस केस में पर्सन क्लास है, तो पर्सन क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं हम अपनी क्लास में यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है रीयूजिबिलिटी का, और जिसको कि हम किससे अचीव करते हैं ऊप्स में, इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो एक तो ये काइंड ऑफ रिलेशन हो गया कि जिसमें हम पेरेंट्स वाले से कुछ चीजें लेना चाह रहे हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं? रीयूजिबिलिटी के लिए। हम कोड को बार बार लिखना नहीं चाह रहे हैं, उसको रीयूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ जो रिलेशन है जो हम अभी की पीपीटी में बात करेंगे वो करेंगे हैज ए एंड पार्ट ऑफ। ठीक है, तो जब हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। अभी हमें स्टार्ट करना है हैज ए एंड पार्ट ऑफ रिलेशन। ये किस तरीके से होता है तो कल हम इसकी थ्योरी भी कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल जंप टू द इनहेरिटेंस।